हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं बिहार में काबा, कुछ लोग कहते हैं बिहार में काबा। तो सुनी बिहार में काबा, इतिहासन के भंडार बा, विद्वानन के सरदार बा। इतिहासन के भंडार बा, विद्वानन के सरदार बा। जैन धर्म आ बौद्ध धर्म के होखल उत्थान बा, जैन धर्म आ बौद्ध धर्म के होखल उत्थान बा। तो का बुझल, बिहार में सब बा। का बा? बिहार में सब बा। तो जब हम बिहार की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इतिहास है वो गौरवमयी गाथाओं से भरा पूरा है। अगर हम नवपाषाण संस्कृति की बात करें जो कि भारत के चिरांद क्षेत्र में स्थित है, उसके अवशेष प्राप्त हुए थे। और यदि हम वैदिक युग की बात करें जिसमें रामायण की रचना हुई थी और उसके रचयिता थे वाल्मीकि जी, जो बिहार में ही जन्म लिए थे। या फिर हम बिंबिसार की बात करें जिसने मगध का उत्कर्ष किया था। या हम मगध के जरासंध की बात करें जो महाभारत कालीन है। या हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें जिसने भारत में पहला साम्राज्य की स्थापना की, जिसके सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ जैसे एक महान चिन्ह दिया। या फिर हम आर्यभट्ट की बात करें जिसने शून्य की खोज की। या फिर हम अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें जहाँ पे 5 से 6 हज़ार से अधिक छात्र विश्व से आते थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने बड़ी बर्बरतापूर्ण उसे जला दिया। उसे जलने में 6 महीने लग गए। और यह हमारा बिहार में संस्कृति सभ्यताओं का धनी था। तो आखिरकार बिहार का सफ़र कैसा हुआ, तो कैसे ये सफ़र तय किया, तो आइए जानते हैं वर्तमान की एक झलक, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब बिहार आज वर्तमान स्थिति में एक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? शिक्षा की श्रेणी में वो पिछड़े राज्य में आता है, हर क्षेत्र में वो पिछड़े राज्य में आखिर क्यों आता है? एक समय ऐसा था जब बिहार एक गौरवमयी गाथाओं से भरा पूरा था। इसकी एक घटना है जो भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अगर हम बिहार के पिछड़ेपन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने गौरवशाली इतिहास से ही अपना मुख मोड़ लिया। और दूसरा इसका सबसे मेन कारण है कि वह घटना जिससे ही भारत का भविष्य ही दुर्भाग्य की ओर चला गया, उस घटना के बाद ही बिहार की कला, संस्कृति, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विज्ञान सब धरा का धरा रह गया। इतने गौरवपूर्ण इतिहास होने के बावजूद भी आज हम बिहारी पिछड़ेपन के शिकार बने हुए। यहाँ का खान पान उच्च कोटि के होने के बावजूद भी हम पिछड़ेपन का शिकार बने हुए हैं। तो मैं रंजू चौधरी आप सभी का आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बक्सर का युद्ध। आज का टॉपिक हमारा क्या है? वह है बक्सर का युद्ध। बिहार की इतनी गौरवमयी गाथा के बाद भारत का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, आज हम उस विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे। बक्सर का युद्ध केवल बिहार को ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत को ही दुर्भाग्य के गर्क में ढकेल दिया। तो आइए हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बिहार, जी हाँ, बिहार जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और बक्सर बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इतनी महत्वपूर्ण घटना होने के बावजूद भी यह इतिहास के पाठ्यक्रम में बहुत छोटा स्थान बनाए हुए। प्लासी का युद्ध तो मात्र एक दिखावा था, उसमें किसी भी प्रकार का सैन्य शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था। लेकिन इसके विपरीत बक्सर के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपना सैन्य कौशल दिखाया और एक विधिवत युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर सत्तारूढ़ हुआ। वह सिराजुद्दौला को धोखा देकर गद्दी तो प्राप्त कर ही ली, किंतु अपनी गद्दी की रक्षा हेतु वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। जब तक वह कंपनी का लोभ पूरा करता रहा तब तक पद पर भी बना रहा। उसने खुले हाथों से धन लुटाया, किंतु प्रशासन संभाल नहीं सका। सेना के खर्च, जमींदारों की बगावत से स्थिति बिगड़ रही थी। लगान
वसूलने में गिरावट आ गई थी। वो कंपनी के कर्मचारी दस्तक का जमा कर दुरुपयोग करने लगे। वो इसे कुछ रुपयों के लिए बेच देते थे। इससे चुंगी बिक्री कर की आमद की जाती रहती थी। बंगाल का खजाना खाली हो रहा था। हालवेल ने माना कि सारी समस्या का जड़ मीर जाफर है। उसी काल में मीर जाफर का बेटा मीरन मारा गया। याद है, सिराजुद्दौला की हत्या करने वाला मीरन ही था। वो खुद आज मारा गया, जिससे कंपनी को वो अवसर मिल गया था और मीर कासिम, जो जाफर का दामाद था, जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम सत्ता दिलवा दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जाफर मुक्त व्यापार तथा मनमानी करने से रोकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को एक योग्य शासक समझा। इस हेतु 17 सितंबर 1760 को एक संधि भी हुई, जिसमें कासिम ने 5 लाख रुपए तथा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले भी कंपनी को दे दिए। इसके बाद धमकी मात्र से ही जाफर को सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम सत्ता पर आसीन हो गया। इस घटना को ही 1760 की क्रांति कहते। इस घटना को 1760 की क्रांति कहते। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1764। शुरुआत के दिनों में कासिम अंग्रेजों की बात मानता रहा, किंतु फिर धीरे धीरे कासिम अंग्रेजों के मंसूबों को जानने लगा। फिर उसकी भूमि प्रेम की बात जागृत हो जाती है। मीर कासिम ने रिक्त राजकोष, बागी सेना, विद्रोही जमींदार जैसी विकट समस्याओं का हल ढूंढा तथा कंपनी से छुटकारा पाने का भी हल निकाल लिया। उसने सभी की बकाया लागत पूरी की और कंपनी की मांगें पूरी कर दी। हर क्षेत्र में उसने कुशलता का परिचय दिया। कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर ले गया ताकि कंपनी के कुप्रभाव से बच सके। मुंगेर बिहार में है। कासिम बड़ी ही चतुराई से अंग्रेजी कंपनी को धूल चटा रहा था। कहा जाता है कि कासिम अंग्रेजों को देसी दारू पिलाता था और उनसे बंदूक बनाने की तकनीक सीखता था, और कासिम ने ही बंदूक बनाने की पहली फैक्ट्री मुंगेर में स्थापित की थी। देखा जाए तो सेना तथा प्रशासन का आधुनिकीकरण आरंभ हो चुका था। अंग्रेज भी अब कासिम की चतुराई को भांपने लगे थे। कासिम ने दस्तक पारपत्र के दुरुपयोग को रोकने हेतु चुंगी ही हटा दी। पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि ये दस्तक पारपत्र तथा चुंगी है क्या। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पारपत्र जारी करती थी। उनमें कंपनी के अभिकर्ताओं को अधिकार दिया जाता था कि वे प्रांत के अंदर चुंगी अदा किए बिना व्यापार कर सकते हैं। 1717 ईस्वी में शाह फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को दिए गए फरमान के अंतर्गत 2.5% की चुंगी अदा करने की छूट दी गई थी। कासिम का चुंगी हटाए जाने से मार्च 1963 में कंपनी ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन समझा और युद्ध आरंभ कर दिया गया। लेकिन इस युद्ध के बहाने के बिना भी युद्ध आरंभ हो ही जाता, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने हितों की पूर्ति में लगे थे। कंपनी को कठपुतली चाहिए थी, लेकिन एक योग्य हकीम निकला। अंग्रेजों ने कासिम के फैसले का विरोध किया और उनके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इस बात को लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई और वर्ष 1763 ईस्वी में ही अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के हार के बाद मीर कासिम अवध चला गया और कासिम यह समझ गया था कि अंग्रेज को हम अकेले नहीं हरा सकते। कासिम यह समझ चुका था कि हम अंग्रेजों को अकेले नहीं हरा सकते। कासिम ने कई राज्यों के विषय में सोचा, जैसे मराठा पानीपत की तीसरे युद्ध से हार चुके थे, इसलिए अब मुगल और अवध के नवाब का ख्याल आया। अंग्रेजों को हराने के लिए उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया।
अब हम देखते हैं युद्ध का घटनाक्रम। 22 अक्टूबर 1764 को कासिम की संयुक्त सेना तथा मुनरो की सेना बक्सर के मैदान में पहुंच गई। प्लासी का युद्ध तो मात्र एक दिखावा था, उसमें किसी भी प्रकार का सैन्य शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था। लेकिन इसके विपरीत बक्सर के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपना सैन्य कौशल दिखलाया था और एक विधिवत युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों की कूटनीति। अब हम देखते हैं अंग्रेजों की कूटनीति क्या थी। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। दोनों सेनाएं बिहार में बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर बक्सर नामक स्थान पर आमने सामने हुए। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, साहूमल, रोहतास का सूबेदार और जनरल आबादीन को धन का लालच देकर अलग कर लिया। लगभग 3 घंटे में ही युद्ध का निर्णय हो गया, जिसकी बाजी अंग्रेजों के हाथों में ही रही। शाह आलम द्वितीय तुरंत अंग्रेजी दल में जा मिला और अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। मीर कासिम भाग गया तथा मीर कासिम घूमता फिरता जिंदगी काटता रहा। दिल्ली के समीप 1717 ईस्वी में अज्ञात अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम के संयुक्त सेना की हार का एकमात्र कारण उसकी अच्छी तैयारी नहीं थी। उसने कोई एक योग्य तैयारी नहीं की थी युद्ध के लिए। शाह आलम गुप्त रूप से नाइजीरिया से मिला हुआ था। बक्सर के युद्ध के पराजय के बाद मुगल शासक शाह आलम को पहले बंधक बनाया गया और अवध के नवाब ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के शरण ले ली और 5 फरवरी 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दीन को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब रखा। देखने वाली बात यह है, अंग्रेज जहां भी सत्ता हथियाते, अधिकार करते, वह स्वयं गद्दी पर नहीं बैठते। इसके लिए गद्दी पर बैठने की उन्हें अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी। अगर वो अभी जल्दबाजी दिखाते तो भारत के लोगों को ये समझ में आ जाता, अंग्रेज यहाँ व्यापार के लिए नहीं है, सत्ता हथियाने के लिए आए हैं। अभी तो बस उन्हें पर्दे के पीछे से ही काम करना था। 1765 ईस्वी को क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बना। हाँ, ये वही प्लासी के युद्ध वाला क्लाइव है। यह पुनः बंगाल का गवर्नर बना और बंगाल लौट आया। उन्हें एक संधि प्रस्ताव के लिए मुगल और अवध के नवाब के समक्ष एक संधि प्रस्ताव रखा, जो 12 अगस्त 1965 को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। दोनों मुगल और अवध दोनों ही इस संधि के लिए मान गए। तो अब यहीं से शुरू होती है भारत की दास्ता की शुरुआत, भारत की दास्ता की कहानी। एक तरफ से देखा जाए तो बंगाल, मुगल और अवध के नवाबों ने जो अपने निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों को भारत की भूमि बेच दी थी। अगर ईमानदारी से जो अंग्रेज को रोक रहे थे वे थे मराठा, लेकिन वे भी अभी पाने। और इस प्रकार बक्सर के युद्ध ने भारत के भविष्य पर अंग्रेजों की दास्ता की रेखा खींच गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 से 1857 तक पूर्ण रूप से रहा। फिर 100 साल के बाद भारत पूर्ण रूप से इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शासन में चला गया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 1857 का जो विद्रोह है उसके विषय में मैं चर्चा करूंगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बक्सर का युद्ध कैसा लगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा। इसकी घटना ने ही भारत के भविष्य को पूर्णतः बदल कर रख दिया।